आज हम फिजिक्स की बात करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग नजरिए से। हमारे पास रिचर्ड फेमिन के आइडियाज पर आधारित कुछ कमाल के सोर्सेज हैं। और मिशन ये समझना है कि फिजिक्स के जो फंडामेंटल लॉज हैं वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, यहाँ तक कि हमारे अपने ग्रह को समझने से कैसे जुड़ते हैं। बिल्कुल, और इन सोर्सेज का जो कोर आइडिया है वो एक लाइन में है, सब कुछ एटम से बना है। हाँ, और जीवित चीजें जो कुछ भी करती हैं उसे एटम्स की हलचल के संदर्भ में समझा जा सकता है। फेमिन के शब्दों में कहें तो जिगलिंग्स एंड विगलिंग्स। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना, ऐसा लगता है जैसे फिजिक्स के पास हर सवाल का जवाब है, कि वो एक मास्टर साइंस है। सही बात है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये सोर्सेज दिखाते हैं कि फिजिक्स कहाँ तक जाती है, कहाँ उसकी सीमाएं हैं और कौन सी पहेलियां आज भी अनसुलझी हैं। तो हम इफेक्टिव थ्योरीज और हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कुछ भारी लगने वाले आइडियाज को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो असल में बहुत सहज हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा खोलते हैं। कहाँ से शुरू करें? ये इफेक्टिव थ्योरीज का आइडिया ये है क्या असल में? इसे ऐसे सोचिए कि विज्ञान दुनिया को अलग अलग पैमानों स्केल्स पर देखता है। बहुत बड़े पैमाने पर कॉस्मोलॉजी है, जहां गैलेक्सीज और यूनिवर्स की बात होती है, और वहां सिर्फ ग्रेविटी मैटर करती है। बिल्कुल। फिर आप जूम इन करते हैं, एटम्स पर आते हैं, फिर और अंदर न्यूक्लियस पर, और फिर क्वार्क्स पर। हर लेवल के अपने नियम हैं, अपनी एक थ्योरी है जो उस पैमाने पर परफेक्टली काम करती है। मतलब एक ग्लेशियर को समझने के लिए आपको हर बार क्वार्क्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। प्रिसाइसली, आपको हमेशा सबसे फंडामेंटल लेवल तक जाने की जरूरत नहीं होती। हर थ्योरी में कुछ इनपुट्स होते हैं जिन्हें आप बस मानकर चलते हैं। एक मिनट, मुझे ये बात ठीक से समझनी है। आप कह रहे हैं कि एटॉमिक फिजिक्स जैसी फंडामेंटल फील्ड में भी साइंटिस्ट कुछ चीजों को गिवन मान लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास। एटॉमिक फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन का मास मापते हैं और उसे अपनी इक्वेशंस में प्लग इन कर देते हैं। अच्छा। थ्योरी ये नहीं बताती कि इलेक्ट्रॉन का मास उतना ही क्यों है जितना वो है, वो बस एक इनपुट है। वाह, ये तो एक तरह से चीटिंग हुई है ना। मतलब आप रूल बुक तो बना रहे हैं, लेकिन कुछ नियम आप बाहर से ले रहे हैं। That's a great way to put it। और यही तो पार्टिकल फिजिक्स का अल्टीमेट गोल है, इन चीट से छुटकारा पाना। एक ऐसी थ्योरी बनाना जिसमें कोई बाहरी इनपुट ना हो। हाँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन के मास जैसी चीजें भी पहले सिद्धांतों से कैलकुलेट की जा सके। उसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, जो अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, तो ये हायरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाले आइडिया से जुड़ता है, सही है। सबसे नीचे फिजिक्स के फंडामेंटल नियम है। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे आप इस हायरार्की में ऊपर चढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स और प्रॉपर्टीज इमर्ज होती हैं। गर्मी असल में बस एटम्स का रैंडम मोशन है। नमक का क्रिस्टल एटम्स का एक खास तरह का स्ट्रक्चर है। और ऊपर जाएं तो तूफान या मेंढक जैसे जटिल आइडियाज आते हैं। हाँ, हर लेवल पर एक नई भाषा, नए नियम बन जाते हैं। यहीं पर इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का जिक्र आता है। और इन सोर्सेज में एक उदाहरण है जिसने मेरा तो दिमाग ही घुमा दिया। वो कहते हैं कि डिराक की इक्वेशन, हाँ, जो सैद्धांतिक रूप से केमिस्ट्री की मास्टर इक्वेशन है, वो इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार को कंट्रोल करती है। तो उसे हर केमिकल रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर पाना चाहिए। इन थ्योरी यस। तो आपके पास ये इतनी शक्तिशाली इक्वेशन है, लेकिन सोर्सेज दावा करते हैं कि आप उसे पानी के एक मॉलिक्यूल के लिए हमेशा सॉल्व करते रहें। वो आपको ये कभी नहीं बताएगी कि पानी गीला होता है। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि गीलापन पानी के एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है ही नहीं। अच्छा। वो प्रॉपर्टी तभी इमर्ज होती है जब आपके पास खरबों मॉलिक्यूल्स एक साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। यही तो इमर्जेंस का जादू और रहस्य है। गीलापन उस कलेक्टिव बिहेवियर का नतीजा है, किसी एक मॉलिक्यूल का नहीं। जीवन खुद में एक अल्टीमेट इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो हमारे पास ये हायरार्की का एक शानदार फ्रेमवर्क है। इसे टेस्ट करते हैं। क्या होता है जब हम फिजिक्स के नियमों को लेकर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री तक? तो जैसा हमने कहा, सिद्धांतिक केमिस्ट्री असल में फिजिक्स ही है। क्वांटम मैकेनिक्स के नियम ही केमिस्ट्री के नियम हैं। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। और वो क्या है? सोर्सेस में एक बेहतरीन एनालॉजी है। शतरंज के नियम जानना और शतरंज का ग्रैंड मास्टर होना दो अलग अलग बातें हैं। वाह। हम क्वांटम मैकेनिक्स के नियम जानते हैं, पर जब आप दो जटिल केमिकल्स को मिलाते हैं तो ये अनुमान लगाना कि असल में होगा क्या, वो कंप्यूटेशनली लगभग नामुमकिन हो जाता है। एटम्स इतने ज्यादा होते हैं कि इक्वेशन सॉल्व ही नहीं की जा सकती। ये एनालॉजी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि ये एक तरह का बहाना है। अगर फिजिक्स सच में फंडामेंटल रूल बुक है तो उसे गेम खेलना भी तो आना चाहिए, चाहे वो कितना भी जटिल क्यों ना हो। ये डिस्कनेक्ट कहाँ है? डिस्कनेक्ट जटिलता में ही है। नियम सरल हैं, पर कॉम्बिनेशंस अनंत हैं
और बायोलॉजी में तो ये जटिलता जैसे फट जाती है। कैसे? सोर्सेज एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं। फिजिक्स रिडक्टिव है, वो चीजों को उनके सबसे सरल हिस्सों में तोड़ना चाहती है। बायोलॉजी इंटीग्रेटिव है, वो बड़ी उलझी हुई ऐतिहासिक कहानियां बनाती है। ऐतिहासिक मतलब एवोल्यूशन? यस, बायोलॉजी एक रूब गोल्डबर्ग मशीन की तरह है, एक ऐसी जटिल अजीब सी दिखने वाली मशीन जो एक बहुत ही सरल सा काम करने के लिए बनी है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन कोई जीनियस इंजीनियर नहीं है, वो तो बस जो भी हिस्से उपलब्ध थे उन्हीं को जोड़ तोड़ कर काम चलाता है। चलिए सोर्सेज से कुछ उदाहरण लेते हैं। नर्व इम्पल्सेस की बात करते हैं। एक सिग्नल हमारी नसों में कैसे चलता है? ये एक बहुत ही सुंदर फिजिकल प्रक्रिया है। हमारी नर्व सेल्स पतली ट्यूब्स की तरह हैं जिनकी दीवारों पर पंप लगे हैं। ये पंप्स पॉजिटिव आयंस को बाहर और नेगेटिव आयंस को अंदर रखते हैं। इससे झिल्ली के आर पार एक इलेक्ट्रिकल टेंशन बन जाती है, एक तरह का छोटा कैपेसिटर। बिल्कुल, एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब नर्व को ट्रिगर किया जाता है तो एक जगह पर झिल्ली लीक कर जाती है। आयंस अंदर बाहर भागते हैं और वहां एक लोकल डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज अपने बगल वाले हिस्से को लीक करने के लिए ट्रिगर करता है और इस तरह एक लहर, एक सिग्नल पूरी नर्व में दौड़ जाता है। सोर्सेज इसकी तुलना डोमिनो इफेक्ट से करते हैं। एक गिरा और पूरी लाइन गिर गई। शानदार। तो फिजिक्स सिग्नल को पूरी तरह से समझाती है, लेकिन जब ये सिग्नल एक मांसपेशी तक पहुंचता है तब क्या होता है? और यहाँ फिजिक्स एक दीवार से टकरा जाती है। जब सिग्नल मांसपेशी तक पहुंचता है तो एसिटाइलकोलिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो मांसपेशी को सिकुड़ने का आदेश देता है। हम जानते हैं कि यह होता है, पर मांसपेशी के रेशे असल में मतलब मैकेनिकली कैसे सिकुड़ते हैं, वो मौलिक प्रक्रिया आज भी एक रहस्य है। हम जानते हैं क्या होता है, पर कैसे होता है ये नहीं। फिजिक्स के लिए ये एक ब्लैक बॉक्स है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और सेल के अंदर की मशीनरी, सोर्सेज में क्रेब्स साइकिल का जिक्र है। क्रेब्स साइकिल जो कि सेल का पावर प्लांट है, केमिकल रिएक्शंस की एक जटिल सीरीज जो खाने को एनर्जी में बदलती है। इन रिएक्शंस को एक टेस्ट ट्यूब में करवाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि उन्हें शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सही। तो सेल इसे एंजाइम्स की मदद से मैनेज करता है। एंजाइम्स विशाल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो औजारों की तरह काम करते हैं। वो छोटे मॉलिक्यूल्स को पकड़कर उन्हें एकदम सही से अलाइन करते हैं, जिससे रिएक्शन आसानी से हो जाता है। मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी के पहाड़ के चारों ओर एक सुरंग खोद देते हैं। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया में जीटीपी जैसी चीजें बनती हैं, सेल की एनर्जी करेंसी, जो सेल के बाकी कामों को पावर करती हैं। और फिर आता है जीवन का ब्लूप्रिंट, डीएनए। वो मशहूर डबल हेलिक्स, 2 लड़ियां जहां ए हमेशा बी से जुड़ता है और सी हमेशा डी से। और इसकी कॉपी करने की प्रक्रिया की सादगी तो कमाल है। जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए एक जिपर की तरह बीच से खुल जाता है और हर आधा हिस्सा अपने लिए एक नया पार्टनर बना लेता है, नियमों के हिसाब से। इस तरह 1 से 2 परफेक्ट कॉपी बन जाती हैं। हाँ, पर ठीक यहीं पर आकर सोर्सेज उस चीज की ओर इशारा करते हैं जिसे वो कहते हैं आज जीव विज्ञान की सबसे केंद्रीय और शक्तिशाली अनसुलझी समस्या। वो क्या है? कोड डीएनए पर ए, बी, सी, डी का जो क्रम है, वो ये कैसे तय करता है कि प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड किस क्रम में लगेंगे। हमारे पास अक्षर तो है, पर हम अभी तक डिक्शनरी को पूरी तरह से नहीं समझते। सही कहा। हम जानते हैं कि आरएनए नाम का एक मैसेंजर मैसेज को राइबोसोम तक ले जाता है जहां प्रोटीन बनते हैं, पर वो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया, वो कोड अभी भी एक गहरा रहस्य है। ठीक है, तो डीएनए कोड के इस सूक्ष्म रहस्य से अब हम सीधे बाहर की ओर जूम करते हैं, तारों की तरफ। खगोल विज्ञान में फिजिक्स का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है? सोर्सेस के मुताबिक ये खोज कि तारे भी उन्हीं परमाणुओं से बने हैं जिनसे हम बने हैं। अच्छा। सदियों तक लोग मानते थे कि आसमान किसी दिव्य अलौकिक पदार्थ से बना है। ये जानना कि वो और हम एक ही चीज से बने हैं, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। और हमें ये पता कैसे चला? हम तारों तक तो गए नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से। हर परमाणु का प्रकाश में अपना एक अनूठा फिंगरप्रिंट होता है, खास फ्रीक्वेंसीज जिन्हें वो सोखता है या छोड़ता है। तो जब हम तारों की रोशनी को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो हम उन फिंगरप्रिंट्स को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और हमने देखा कि वहाँ वही हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है जो यहाँ धरती पर है, बल्कि हीलियम की खोज तो पहले सूरज पर हुई थी, धरती पर बाद में। ये तो सच में दिमाग हिला देने वाली बात है। ये आइडिया कि हम सचमुच तारों की धूल हैं।
कि हमारे खून में जो लोहा है वो अरबों साल पहले किसी मरते हुए तारे के दिल में बना था, ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये तो कविता है। सही बात है। तो इस ब्रह्मांडीय पैमाने से वापस अपने ग्रह पर आते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि यहाँ फिजिक्स एक ज्यादा जानी पहचानी समस्या से जूझती है ना, जैसे मौसम का अनुमान लगाना। हाँ, मौसम का अनुमान लगाना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि हम हवा और पानी की गति की इक्वेशंस जानते हैं? वजह है अस्थिरता और टर्बुलेंस। सोर्सेज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बांध के ऊपर से बहता हुआ पानी, पहले वो एक चिकनी चादर होता है, पर जैसे ही वो नीचे गिरता है वो अप्रत्याशित बूंदों और भंवरों में टूट जाता है। यही टर्बुलेंस है, वो मशहूर बटरफ्लाई इफेक्ट। एग्जैक्टली। एक टर्बुलेंट सिस्टम में शुरुआती स्थितियों में जरा सा भी बदलाव आगे चलकर बहुत बड़े अंतर पैदा कर सकता है। और टर्बुलेंस क्लासिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। और यही समस्या भूविज्ञान में भी दिखती है। जब हम पूछते हैं महाद्वीपों को कौन हिलाता है, मुख्य थ्योरी ये है कि पृथ्वी के मैंटल में संवहन धाराएं, मतलब कन्वेक्शन करंट्स हैं, बिल्कुल उबलते पानी की तरह। ये धीमी गति से चलती चट्टानों की धाराएं सतह की प्लेट्स को अपने साथ खींचती हैं। लेकिन हम इसका सटीक मॉडल नहीं बना सकते। नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि पृथ्वी के कोर के पास उन अत्यधिक दबावों और तापमानों पर पदार्थ असल में कैसे व्यवहार करता है। तो ये वही राक्षस है टर्बुलेंस, बस बहुत धीमी गति में और पानी की जगह पिघली हुई चट्टानों के साथ। एक तरह से हाँ, वही अप्रत्याशितता, वही जटिलता जो हमें सटीक भविष्यवाणी करने से रोकती है, यहाँ भी सामने आती है। तो ये टर्बुलेंस का विषय बार बार आ रहा है। ऐसा लगता है कि जब फिजिक्स जटिल प्रणालियों को समझाने की कोशिश करती है तो ये सबसे बड़ी बाधा है, चाहे वो मौसम हो या भूविज्ञान। और ये कोई बहुत गूढ़ समस्या नहीं है जो सिर्फ धरती के कोर में होती हो, बल्कि सोर्सेज इसका एक बहुत ही शानदार और अविस्मरणीय रूप से सरल रोजमर्रा का उदाहरण देते हैं। अच्छा, क्या है वो? एक पाइप से पानी को धकेलना। बस एक साधारण पाइप। बस ये सुनिए, अगर पानी बहुत धीरे धीरे बह रहा है या लिक्विड शहद जैसा गाढ़ा है तो फिजिक्स के पास परफेक्ट इक्वेशंस हैं। हम ठीक ठीक गणना कर सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा में लिक्विड को धकेलने के लिए कितना दबाव चाहिए। समस्या पूरी तरह से हल हो गई। ठीक है। लेकिन जिस पल आप पानी की गति बढ़ाते हैं और वो टर्बुलेंट हो जाता है, जैसे एक तेज चलते नल से पानी अचानक कोई भी पहले सिद्धांतों से आवश्यक दबाव की गणना नहीं कर सकता। क्या? हमें प्रयोगों, अनुमानों और अनुभवजन्य नियमों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक मिनट, मतलब आप कह रहे हैं कि हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर ब्लैक होल की फिजिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पर एक साधारण नल से तेजी से बहते पानी की फिजिक्स की सटीक गणना नहीं कर सकते? प्रिसाइजली। ये साधारण रोजमर्रा की घटना मौलिक भौतिकी की एक केंद्रीय अनसुलझी समस्या है। फाइनमैन सोर्सेस के अनुसार इसे कहते थे केंद्रीय समस्या जिसे हमें किसी दिन हल करना चाहिए और हमने नहीं किया है। तो हमने सबसे छोटे परमाणुओं से लेकर सितारों तक और वापस तक की यात्रा की और देखा कि कैसे भौतिकी बुनियादी नियम प्रदान करती है, लेकिन ये भी देखा कि कैसे हर स्तर पर जटिलता नए नियम, नई इमर्जेंट प्रॉपर्टीज बनाती है जिनका पूरी तरह से केवल निचले स्तर से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और इन सब को समेटने के लिए फाइनमैन की शराब के ग्लास में पूरा ब्रह्मांड वाली एनालॉजी परफेक्ट है। हाँ, बताइए। एक शराब के ग्लास को देखिए, उसमें सब कुछ है। फिजिक्स है, घूमता हुआ तरल, ग्लास में प्रतिबिंब, भूविज्ञान है, ग्लास पृथ्वी की चट्टानों से बना है, जीव विज्ञान है, किण्वन, एंजाइम्स, वो खमीर जिसने शराब बनाई, और खगोल विज्ञान है, शराब में कार्बन के परमाणु जो अरबों साल पहले एक तारे में बने थे। प्रकृति हमारे द्वारा बनाए गए इन विभाजनों को नहीं जानती। हम अपनी सुविधा के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कहते हैं, पर ये सब एक ही आपस में जुड़ी भी सच्चाई है। बिल्कुल। और सोर्सेस इस पर एक आखिरी शक्तिशाली विचार देते हैं। कभी कभी एक क्षेत्र में अध्ययन करने से किसी दूसरे बिल्कुल अप्रत्याशित क्षेत्र में क्रांति आ जाती है। लुई पास्चर का उदाहरण? हाँ, वो ये अध्ययन कर रहे थे कि शराब खराब क्यों हो जाती है, जो कि फ्रांसीसी शराब उद्योग के लिए एक केमिस्ट्री की समस्या थी। और इस प्रक्रिया में उन्होंने कीटाणुओं की खोज की, जिससे उन्हें कई बीमारियों का कारण पता चला, और जीव विज्ञान और चिकित्सा में हमेशा के लिए क्रांति आ गई। सत्य का ये अंतर संबंध हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत है। बिल्कुल। सोर्सेस किसी चीज का नाम जानना और किसी चीज को जानना के बीच के अंतर पर भी बात करते हैं। शायद हमारे श्रोताओं के लिए अंतिम विचार ये हो सकता है, ये देखने के बाद कि ये सभी क्षेत्र कैसे जुड़े हुए हैं, परमाणुओं की हलचल से लेकर पहाड़ों के बनने तक,
जानने का क्या मतलब है? इस पर हमारा दृष्टिकोण कैसे बदलता है? क्या किसी एक स्तर के नियमों को जानना काफी है या सच्ची समझ पूरे पदानुक्रम में संबंधों को देखने से आती है?